शुभ दिन बच्चों। आपके पद्य भाग के अंतर्गत आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ पद्माकर द्वारा रचित कवित औरे भांति कुंजन में गुंजरत। तो कविता शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कवि ने कल्पना के द्वारा प्रेम और सौंदर्य का मार्मिक चित्रण इन कवित में किया है। जगह जगह लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग द्वारा सूक्ष्म से सूक्ष्म भावानुभूतियों को मूर्तिमान करने का प्रयास किया गया है। तो चलिए पहले इनका परिचय जान लेते हैं। पहला जो कवित है उसमें कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। जो प्रकृति का संबंध है वो विभिन्न ऋतुओं से है और जो बसंत है वो ऋतुओं का राजा है। तो बसंत के आगमन पर प्रकृति में, पशु पक्षियों पर या मनुष्य की दुनिया में जो सौंदर्य संबंधी परिवर्तन आते हैं, कवि ने उन्हीं को यहाँ पर लक्षित किया है। तो जो दूसरा कविता है उसमें बसंत के आने पर गोकुल की गलियों और प्रकृति में जो सौंदर्य परिवर्तन दिखाई देता है उसको कवि ने बड़े मनोरम ढंग से प्रस्तुत किया है। तो जो तीसरा है, अंतिम कविता है, उसमें कवि ने वर्षा ऋतु के सौंदर्य का, भोरों के गुंजार, मोरों के शोर, सावन के झूले, इन सभी का वर्णन किया है कि जैसे मेघ के बरसने में कवि को क्या दिखता है, प्रेम का बरसना दिखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। औरे भांति कुंजन में गुजरत भीर भोर, औरे डोर जोरन पे बोरन के हवे गई। कहे पद्माकर सु औरे भांति गलियानी, छलिया छबीले चैल, औरे छबी छवे गई। औरे भांति विहग समाज में आवाज होती, ऐसे ऋतु राज के ना आज दिन द्वे गए। औरे रस, औरे रीति, औरे राग, औरे रंग, औरे तन, औरे मन, औरे बन हवे गए। तो देखिए, सबसे पहले मैं व्याख्या शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है औरे शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ के सौंदर्य में वृद्धि हुई है। आप देख ही रहे हैं, औरे का अर्थ होता है बच्चे और ही प्रकार का, कि अलग ही प्रकार का, ऑफ अदर टाइप। तो चलिए शुरू करते हैं व्याख्या। मैं आपको जो शब्द अर्थ हैं वो साथ के साथ बताते रहूंगी बच्चे। औरे भांति कुंजन में गुंजरत भीर भोर, कुंजन होता है बाग बगीचा, गुंजरत गुंजार करते हैं, भीर भौर अर्थात भंवरों की भीड़। भंवरे आपको पता है ना, जो फूलों पर मंडराते हैं। औरे डोर, डोर है यहाँ पर डाली। बोरन, बोरन आमों के ऊपर जो बूर आ जाता है, बौर आ जाता है, उसको यहाँ पर कहा गया है। कहे पद्माकर सु औरे भांति गलियानी, और ही तरह की गलियानी क्या है, गलियों में। छलिया, छबीले छैल, छबीले छैल अर्थात सुंदर युवक, और छलिया छलने वाले। भांति विहग समाज, विहग समाज मीन्स पक्षियों का जो समाज है, जन समूह। आवाज होती मीन्स कलरव होता है, ध्वनि सुनाई पड़ती है। ऋतुराज, यहाँ पर बसंत को कहा गया है क्योंकि बसंत को ऋतुओं का राजा माना गया है। दिन द्वे गए, दो ही दिन बीते। चलिए व्याख्या देखिए। अब यहाँ पर कवि कह रहा है, पहले आप प्रसंग लिख देंगे, उसके बाद आप बताएंगे कि इस पद्यांश में जो कवि है वो सौंदर्य ऋतुओं का वर्णन करते हुए बसंत ऋतु को राजा मानते हुए उसका वर्णन कर रहा है कि जो बसंत ऋतु है वो प्रकृति और मनुष्य दोनों पर अपना चमत्कारी प्रभाव डालती है। तो बसंत आते ही उसका प्रभाव कहाँ दिखाई देने लगता है, सभी और दिखाई देने लगता है। इसका वर्णन कैसे किया है कि बसंत में आते ही बाग बगीचों में रंग बिरंगे फूल खिल गए हैं। औरे भांति कुंजन में, अलग ही प्रकार के बाग बगीचों में अलग ही प्रकार के फूल खिल गए हैं। गुंजरत भीर भौर, और उन पर भौरे भी अलग ही प्रकार से गुंजार कर रहे हैं। पेड़ों की डालियों पर बोर आ गया है, बोर मीन्स बूर आ गया है। बसंत ऋतु में आपने देखा है ना, पेड़ों के ऊपर बूर आ जाता है, जैसे जामुन, आम, इनके ऊपर बूर आता है।
तो कहते हैं उनके ऊपर बूर आ गया है और बाद में इन पे क्या आ जाएगा, फूल भी आ जाएंगे और फल भी लग जाएंगे। अब पद्माकर जी कहते हैं, कहे पद्माकर सु औरे भांति गल्यानी। पद्माकर जी कहते हैं कि आज की तो गलियों की भी बात और ही है, कि निराला ही छवि जो है वो गलियों में दिखाई दे रही है, क्योंकि जो छैल छबीले हैं, जो नव युवक हैं, सुंदर युवक हैं, वो मस्ती में गलियों में घूमने लगे हैं। और भांति विहग समाज में आवाज होती और कहते कि इस ऋतु में पक्षियों का जो कलरव है, जो पक्षियों की ध्वनि है, वो भी बदली हुई सी लग रही है, अर्थात उनकी चहचहाहट बढ़ गई है। क्या कह रहे हैं, ऐसे ऋतु राज के ना आज दिन द्वे गए। कहते अभी तो बसंत को आए 2 दिन ही नहीं बीते, अर्थात 2 ही तो दिन हुए हैं बसंत ऋतु को आए, और तब ये हाल है। क्या होगा जब बसंत अपने चरम पर होगा? तब तो कहते प्राकृतिक सौंदर्य जो है वो लोगों की मस्ती का हाल, उसका अनुमान लगाना ही कठिन है, कि तब तो लोग मस्ती में झूम रहे होंगे। अब लास्ट 2 लाइन्स जो मैंने आपको बताया था कि औरे की पुनरावृत्ति से अर्थ सौंदर्य में वृद्धि। देखिए कि बसंत ऋतु में औरे रस अलग ही प्रकार का रस है, अलग ही प्रकार का रंग, अलग ही प्रकार की रीति, अलग ही प्रकार के राग हैं। तो ये सभी जो है मनुष्य के मन में और तन में उल्लास भर देते हैं। अर्थात कवि ने जो है प्राकृतिक सौंदर्य को कई गुना बढ़ाकर बताया है, जो मनुष्य और पशुओं के समाज को भी पुलकित कर देता है। आशा करती हूँ ये आपको समझ आया होगा। अगला देखते हैं, जो जिसमें किस चीज़ का वर्णन है। यस, होली के त्योहार और मस्ती का। गोकुल के कुल के गली के गोप गाउन के, जो लगी कछु को कछी भाकत बने नहीं। कहे पद्माकर परोस पिछ रावण के, द्वारन के दौरी गुण औगुन गने नहीं। तौ लो चलित चतुर सहेली याही को कहूँ, नीके के निचोरे ताही करत मने नहीं। हूँ तो श्याम रंग में चुराई चित्त चोरा चोरी, बोरत तो बोर्यो पे निचोरत बने नहीं। बहुत ही सुंदर प्रसंग है इसका, बहुत ही सुंदर व्याख्या है इसकी, कि होली के त्योहार में क्या होता है बच्चे, लोग जो है मस्ती में डूब जाते हैं, लेकिन गोपियों पर इसका अलग ही असर हुआ है। तो होली के त्योहार और मस्ती का जो उल्लास है, जो खुशी है, और इस त्योहार को जो चौगुनी कर देती है, उसका वर्णन हम इसमें पढ़ेंगे। कह रहे हैं कि होली तो सभी जगह मनाई जाती है, लेकिन आपने भी सुनी होगी कि गोकुल की तो होली की अलग ही बात होती है। तो यहाँ पर कवि भी, पद्माकर जी भी वही बता रहे हैं कि गोकुल के ग्वाल बालों और गोपियों पर होली के प्रभाव कहते अलग ही है। जैसे होली के त्योहार पर गोकुल के सारे कुल परिवार, ग्वाल बाल, गलियां, गांव, सब कुछ कहते मस्ती और रंगों से सरोबार है। गोकुल के कुल होता है परिवार, गली के गोप गाउन ग्वाल बाल, गाउन मीन्स गांव, गांव के, गलियों के, परिवार के सभी लोगों का कहते मस्ती और रंगों में सरोबार हो रहे हैं। जो लगे कछु को कछु भाकत बने नहीं। कह रहे कोई कुछ का कुछ कर रहा है, कहा नहीं जा सकता। भाकत मीन्स बयान करना, कि कहा नहीं जा सकता। कैसे कहे? कहे पद्माकर परोस पिछरावन के, परोस मीन्स पड़ोसी, पिछरावन मीन्स पिछले दरवाजे से, पिछवाड़े से। द्वारन के दौरी गुण अवगुण कह रही, दौड़कर दरवाजे में से प्रवेश कर जाना, गुण अवगुण गिना नहीं जा सकता, उसको गिनते नहीं है, उसको नहीं देखते हैं। मैं एक्सप्लेन करती हूँ इसको। पहले तो उन्होंने कहा कि गोकुल के सारे कुल परिवार, ग्वाल बाल, गलियां, गांव सभी कुछ होली की मस्ती और रंगों में सरोबार हो रहे हैं। कहते हैं वे मस्ती और मनमानी करने पर इस तरह उतारू हैं कि उन्हें अच्छे बुरे की भी पहचान नहीं है। कैसे पहचान नहीं है? कि जैसे कोई होली खेलने के लिए आ रहा है तो अगला द्वार बंद कर दिया, लेकिन लड़के क्या कर रहे हैं या ग्वाल क्या कर रहे हैं, वो दौड़ के जाते हैं और पिछले दरवाजे से जबरन अंदर घुस जाते हैं होली खेलने के लिए। तो उन्हें कुछ भी अच्छे बुरे की या उचित अनुचित की कोई भी परवाह नहीं है, उन्हें तो केवल होली खेलने से मतलब है। तो उनमें से कहीं तो कहते हैं
कि काले पीले नीले रंगों से सरोबार हो रहे हैं। और उनको अब जब गोपियां भीग जाती हैं, सुनिए अगले लाइन, तौलो चलित चतुर सहेली याई कोहू कहे। कोहू कहे मीन्स क्या बताऊं, क्या कहूं। कहते हैं कि जब गोपी जो है वो काले नीले रंग से सरोबार हो रखी है, तो उसको देखकर उसकी सखी क्या कहती है, चतुर सहेली याई कोहू कहे, वो उसके पास जाकर ये कहती है, नीके के निचोरे ताही करत मने नहीं, कि तू इन कपड़ों को निचोड़ ले ताकि रंग और कालीमा कम हो जाए, कि इतने काले हो रखे हैं, रंग इस पे चढ़ गया है, तो इनको निचोड़ ले। अब आगे वो क्या कहती है, देखिए सखी क्या कह रही है, वो मना करती है, हो तो श्याम रंग में चुराई चित्त चोरा चोरी, बोरत तो भौरों पे निचोरत बने रही। बोरत मीन्स डुबोना, निचोरत मीन्स निचोड़ना, बने नहीं मीन्स बन नहीं रहा। अब जो वो उसकी सखी कह रही है कि तू इन कपड़ों को निचोड़ ले ताकि रंग और कालीमा कम हो जाए, तो सखी क्या कह रही है, गोपी कहती है कि मेरा ऐसा करने को मन नहीं करता, मैं इसको नहीं निचोड़ूंगी। क्यों नहीं निचोड़ूंगी, हो तू श्याम रंग में चुराई चित्त चोरा चोरी। अब वो कह रही है कि काला रंग तो कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है, और ये मुझे ये दिखा रहा है कि मैं कृष्ण के प्रेम में डूब चुकी हूँ, तो मैं कृष्ण के प्रेम को, मैंने कृष्ण प्रेम से उसके मन को चोरी छिपे चुरा लिया है, तो अब तो मैं इसको नहीं निचोड़ूंगी। अब वह कहती है मैं इस रंग को नहीं निचोड़ सकती, बोरत तो बोरियों पे निचोरत बने रही, मैं इस रंग को नहीं निचोड़ सकती, क्योंकि कहती है कि ऐसा करते ही वह कृष्ण प्रेम से अलग हो जाएगी, जबकि वो क्या चाहती है, वो कृष्ण प्रेम में सरोबार रहना चाहती है। आई एम रिपीटिंग कि यहाँ पर जो सखी है वो उससे कह रही है कि अपने कुछ कपड़े जो है वो निचोड़ लो ताकि श्याम रंग या काले रंग की जो कालीमा है वो कम हो जाए। और सखी ये रह कहकर मना कर देती है कि ये तो कृष्ण प्रेम का प्रतीक है, अगर मैंने इसे निचोड़ा तो मैं कृष्ण प्रेम से अलग हो जाऊंगी, तो मैं कृष्ण प्रेम में ही सरोबार रहना चाहती हूँ। तो बच्चों, आपने जो दोनों पहरे हैं इसमें से अलंकार जरूर छांटने हैं, बिकॉज अलंकारों की भरमार है यहाँ पर, और स्पेशली आपको जो देखने को मिलेगा वो है अनुप्रास अलंकार। तो बढ़ते हैं अंतिम कविता की ओर, जो हमारा किसके ऊपर आधारित है, वर्षा ऋतु पर। भौरन को गुंजन विहार मन कुंजन में, मंजुल मलारन को गावनु लगत है, कहे पदमाकर गुमान होते मान होते, प्राण होते प्यारो मन भावनो लगत है। मोरन को सोर घन घोर चहु ओरन, हिंडोरन को वृंद छवि छावनो लगत है, नेह सर सावन में मेह बर सावन में झूली बो सुहावनो लगत है। बाई चांस ऐसा हो रहा है कि जब आपको ये कविता करवाई जा रही है तो वर्षा ऋतु अर्थात सावन का महीना ही चल रहा है, तो आप इसका पूरी तरह से प्रकृति को देखते हुए, अवलोकन करते हुए इसका आनंद उठा सकते हैं। भौरन को गुंजन बिहार वन कुंजन में, कुंजन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था बगीचे, भौरन भौरे, गुंजन मीन्स गुंजार करना। कवि कह रहा है कि वर्षा ऋतु मन भावन होती है, चारों ओर खुशी का वातावरण होता है, तो कह रहे हैं इस ऋतु में बाग बगीचे में क्या करते हैं, भौरे गुंजार करने लगते हैं। मंजुल मलारन को गावनो लगता है, और उन्हें सुनकर ऐसा लगता है मानो वे सुंदर मलार राग गा रहे हों, यानी उनकी गुंजार में राग मल्हार शामिल लगता है। अब आगे क्या कह रहे हैं कवि पद्माकर, कहे पद्माकर गुमान होते मान होते, गुमान हूँ मीन्स रूठे हुए, मान हूँ मान करे या अभिमान करे, प्राउड करना, प्राण होते प्राणों से भी मन भावनों मन को अच्छा लगते हैं। अब क्या कह रहे हैं पद्माकर जी कि वर्षा ऋतु में नायकों को अपना प्रियतम सबसे अच्छा लगता है, चाहे वह रूठा हो या मान के बैठा हो, घमंड में बैठा हो, तब भी वह उसे प्राणों से प्यारा लगता है। मोरन का शोर घनघोर चहुओरन, कहते इस ऋतु में मोरों का घनघोर शोर छा जाता है, अर्थात सब और मोर की कें कां सुनाई देती है, और पेड़ों की ढालियों पर क्या पड़ते हैं, झूले डल जाते हैं,
अर्थात ढाल ढाल पर झूले पड़ जाते हैं। और वर्षा ऋतु में बदलते बारसों को देखकर देखिए यहाँ पर, नेह सर सावन में मेह बरसावन में, सरसावन और बरसावन दो वर्ड लिए हैं। बरसावन होता है बरसना, सरसावन मीन्स सावन के महीने में। सावन में झूली बो सुहावनो लगते हैं। कहते हैं कि इस ऋतु में मन में प्रेम की भावना जो है वो उत्पन्न हो जाती है, कि वर्षा ऋतु में बदलते बारसों को देखकर, बादलों को देखकर प्रेम बरसता है। तो कवि ये कहना चाह रहा है कि पानी के रूप में बादलों से बरसते प्रेम में बीच सावन में झूला झूलना बहुत ही अच्छा लगता है। अर्थात कवि ने इस पद्यांश में सावन ऋतु के अंदर मनाने, रूठने मनाने, पशु पक्षियों, भौरों सभी की सुंदरता का वर्णन किया है, कि वर्षा ऋतु मनमोहक होती है। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये समझ आ जाएंगे। आप कृपया इनको एक दो बार सुन के व्याख्या को समझने की कोशिश कीजिए। फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो मुझे कांटेक्ट करना और प्रश्नोत्तर उत्तर पुस्तिका में लिख लेना। धन्यवाद।